आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, यदि भय को नष्ट नहीं किया तो ये आपके मानसिक बल को नष्ट करके रख देगा। इसलिए डरने से कोई फायदा नहीं है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो उससे लड़ो, उसका सामना करो और उसे परास्त करके आगे निकलो, तब आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो टॉपिक है कि प्रतिरोधों का संयोजन। और संयोजन का अध्ययन हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ने के पहले यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसको बोलते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है, ओम का नियम क्या है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इस सारे वीडियो बना के मैंने आपको उपलब्ध करा दिए। तो प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अध्ययन करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने एक संयोजन बना रखा है। इसमें 3 प्रतिरोध हमने जोड़ रखे हैं और इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसको हम 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। किस प्रकार से, कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से व दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे या अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन और भी हम इसको डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, तो इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। ओके, तो स्टूडेंट्स जितने प्रतिरोध होंगे उतने सिरे, यहाँ पर भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा, यहाँ पर विभवांतर अलग होगा, यहाँ पर विभवांतर अलग होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान भी अलग अलग होता है, लेकिन धारा एक समान होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। तो परिभाषा हो जाएगी, जब 2, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। कौन कौन से, R1, R2 और R3। ठीक है, और बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है। तो और इनके सिरों के मध्य विभवांतर V1, V2 और V3 है। तब ये जो पूरा हमारा परिपथ है ना, तो इस पूरे परिपथ में जो कुल विभवांतर होगा, ठीक है, पूरे परिपथ का जो कुल विभवांतर होगा वो इन तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यहां हम लिखते हैं, माना कि माना 3 प्रतिरोध, तब ये बात समझ में, हमने यहाँ पर बोला कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3। ठीक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, लेकिन के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाता है, V1, V2 और V3। तब परिपथ में जो परिपथ का कुल विभवांतर होगा, है ना, इस परिपथ का हम टोटल जो विभवांतर की बात करेंगे तो कितना होगा, तब परिपथ का कुल विभवांतर V अलग अलग प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होगा, है ना। अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो परिपथ का कुल विभवांतर की बात करें हम तो वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको हम देते हैं समीकरण 1। ओके, अब जो स्टूडेंट्स हमने देखा था ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ओम के नियम से। आप देखना, इस
ओम के नियम को हम इन तीनों प्रतिरोधों में लागू करेंगे। यदि हम इसको अप्लाई इस फर्स्ट प्रतिरोध के लिए करेंगे, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तो V1 हो जाएगा फर्स्ट लेग और R1 हो जाएगा फर्स्ट प्रतिरोध के लिए। तो कैसा हो जाएगा, हम लिखेंगे फर्स्ट प्रतिरोध के लिए। ओके, तो फर्स्ट प्रतिरोध के लिए मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो धारा तो I समान है, लेकिन विभवांतर V1 हो जाएगा और प्रतिरोध R1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 बराबर I R1, समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड प्रतिरोध के लिए तो लिखेंगे सेकंड प्रतिरोध के लिए। ओके, ये क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए विभवांतर V2, तो हो जाएगा V2 इक्वल I और ये R2, समीकरण 3 है ना। अब हमारे पास में थर्ड प्रतिरोध, तो लिखेंगे हम थर्ड या तृतीय प्रतिरोध के लिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3, समीकरण इसको हम दे दें 4। ठीक है, समीकरण 1 से तात्पर्य हुआ कि समीकरण 1 में इन विभवांतर V1, V2, V3 के मान रखने पर ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 का मान कितना है, ये रहा, ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, आगे यदि हम देखें, यहाँ से कॉमन आ रहा है I, तो हम लिखेंगे यहाँ पर V बराबर I को कॉमन निकाल लें और R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब V को यदि हम इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस और R3। ओके, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, तब V बराबर I R से, है ना, क्या हो जाएगा, R बराबर V अपॉन I। ठीक, अब ये R का मान V अपॉन I के बराबर होता है, तो यहाँ पर V अपॉन I के बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। ओके, तो आप इस समीकरण को हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः ये जो समीकरण है हम 5 दे दें, तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R अलग अलग प्रतिरोधों मतलब R1, R2 और R3 के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात करी, श्रेणी क्रम में, है ना। इस समीकरण से हमने ये लिखा कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध
अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसके बाद पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है।